राजस्थान को सैकड़ों साल पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना अर्थात राजपूतों की आन बान और शान का एक आदर्श प्रतीक, शरणागतों की रक्षा में अपने को सदैव बलिदान करने में अग्रणी रहने वाला प्रेरणा का एक स्रोत है। स्वतंत्रता की दीप शिखा को सतत प्रज्वलित रखने वाला एक पावन तीर्थ, शौर्य और पराक्रम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। इसी जयपुर नगर में स्थित है देश का प्रसिद्ध जौहरी बाजार, जो जवाहरातों और उनके कला पारखी जौहरियों के नाम पर अपनी एक अलग ही साख रखे हुए है। इसी जौहरी बाजार में ही सांगानेरी दरवाजे के पास कांच की सुंदर पच्चीकारी के कारण प्रसिद्ध कांच महल है। इस भव्य महल को लगभग 200 साल पहले नूरी बेगम ने आकर अपने रूप, सौंदर्य एवं सारंगी के तारों की झंकृत कर्णप्रिय मनमोहक झंकार, तबले की थापों की संगत और पैरों में बंधे हर घुंघरू की मदमाती थिरकन और मधुर स्वर लहरियों की गूंज से और भी अधिक रंगीन और आकर्षण का केंद्र बिंदु बना दिया था। नूरी बेगम मूल रूप से कहाँ की थी, किसकी औलाद थी, यह किसी आशिक मिजाज ने कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह स्वयं इतना अवश्य जानती थी कि परिस्थितियों और बेगम बनने के प्रलोभन में उसे शाही महल या शानदार कोठी नहीं मिली, बल्कि दुर्भाग्य ने दिया उसे कोठा। लेकिन उसे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब अन्य कुंवारी लड़कियों की तरह अपनी अनियारी आँखों में समाये अनेक सपनों और हृदय में प्यार भरे अरमानों के सुंदर महल की कल्पना की वह नींव ढा ही दी गई थी, जिस पर प्यार और हसरतों का सुंदर महल खड़ा होना था। आँखों में समाये सजीले सुखद सपनों की डोली कोठे की परंपरा ने बुरी तरह से ऐसे फेंक दी कि सारे सपने कांच के टुकड़ों की तरह बिखर कर रह गए और उन कांच के टुकड़ों पर ही फिर उसे पैरों में घुंघरू बांधने को विवश होना पड़ा। उसकी देह से लज्जा और संकोच का आवरण कोठे की चार दीवारी में ही हट गया था। उसे सिखाया गया कि लज्जा का आवरण उसके घूंघट में है, जिसकी चक्रव्यूही रचना के ही अंदर उसे अपने नैनों के तीखे प्रहारों से हर चाहने वाले के हृदय का छेदन करना है। और ये प्रहार जितने हृदय को तड़पाने वाले होंगे, उतने ही धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के ऊंचे ढेर लगेंगे। शोहरत, कामयाबी आसमानी बुलंदी की ऊंचाई तक पहुंचेगी और उसकी शानो शौकत किसी महल की महारानी से कम न होगी। उसे अपनी देह को सही सलामत रखना है, क्योंकि जब तक उसके पास उसका यौवन है, रूप और सौंदर्य की पराकाष्ठा के रूप में समुद्र के ज्वार सा सुंदर सलोना मन भावन आकर्षण है, उसके शरीर में लता जैसा लचीलापन और कोमलता है, मुस्कुराहट में वशीकरण है, नेत्रों में मदिरा की मस्ती है, पलकों की चिलमन से परखने की कला है, तब तक रूप सौंदर्य के भ्रमर उस पर न्यौछावर होते रहेंगे। प्यार में बंध गई नूरी बेगम। उसे याद है कि नूरी के रूप में पहली बार जब वह अपने माहौरी पैरों में घुंघरुओं को बांधकर झीने आसमानी चमकते परिधान में भरी महफिल में साजिंदों के बांध यंत्रों की स्वर लहरियों और थापों के बीच उपस्थित हुई थी,
तब ऐसा लगा था कि नील गगन में कोई आकाश गंगा अवतरित हो रही है। महफिल में आए सभी लोगों की निगाहों पर मानो पक्षाघात सा हो गया। उसके सौंदर्य पर तरह तरह की उपमाओं की बौछार होने लगी। उस दिन उसने वही सब कुछ किया था जो उसे सिखाया गया था। अब उसकी हर रात पिछली बीती रात से कहीं अधिक खुशनुमा होती, क्योंकि उसकी दिलकश अदा के मुजरों की अदायगी और बानगी, उसके पैरों की थिरकन और खंजर जैसे नेत्रों के तीखे कटाक्ष तथा उसकी एक एक भाव मुद्रा और अंगों में बिजली सी चमक पैदा करती थी। उसके शरीर की उष्णता से अपने को तृप्त करने की उत्कंठा में पुराने आशिक मिजाज चेहरों के साथ रोज कुछ नए चेहरे भी महफिल में मौजूद होते और उसकी एक एक अदा पर रुपयों और अशरफियों आभूषणों की बौछार करते थे। जब इस सबके बदले में उसका दाहिना हाथ उठाकर माथे को स्पर्श करता तो लोग उसकी इस रस्म अदायगी की नजाकत पर मर मिटते थे। उनकी फिक्रेबाजी से कच्छ गूंज उठता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नूरी अपना पाक दामन बड़ी ही चतुराई और सूझबूझ से बचाती चली गई। प्रत्येक के साथ वह ऐसी आत्मीयता से पेश आती कि हर व्यक्ति यही सोचता कि नूरी उसी की है, केवल उसी की है। पर पंडित शिव नारायण मिश्र इन सब में बड़े भाग्यशाली रहे कि नूरी से उन्हें वह सब कुछ मिल गया जो अन्य लोग अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी पा न सके। जहाँ एक ओर पंडित जी के निश्चल प्रेम ने नूरी के हृदय में श्रद्धा और विश्वास पैदा किया, वहीं दूसरी ओर वह अपने को पंडित जी के इस एहसान से भी दबी हुई मानती थी कि उन्होंने ही अपने प्रभाव से तवायफी कोठे से कांच महल में लाकर बैठाया था, जहां उसकी शोहरत आसमानी ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रही और उस पर धन की वर्षा हुई। नूरी बेगम दिलो जान से पंडित के लिए समर्पित हो गई। उसके हृदय में पंडित जी के प्रेम व समर्पण की भावना का बीज अंकुरित होकर बट वृक्ष की भांति संपूर्ण हृदय पटल पर छा गया। पंडित शिव नारायण मिश्र को नूरी के पास आने की पूरी स्वतंत्रता थी। उनके ऊपर ना नूरी की ओर से ही कोई पाबंदी थी और ना ही नूरी की खाला की तरफ से ही कोई पाबंदी थी, और ना ही नूरी की तरह उसकी खाला भी पंडित जी के एहसान को तहे दिल से भूली थी। खाला भी नूरी की तरह पंडित जी के एहसान को बहुत मानती थी, क्योंकि नूरी के कदमों पर धन दौलत के ढेर लगाने का मुख्य आधार वह कांच महल ही था, जहां रात के रंगीन उजाले में सोने की चमक चमका करती थी। पंडित जी जयपुर के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक सम्मानी परिवार वाले व्यक्ति थे। उनका राज दरबार से संबंध जुड़ा हुआ था। राजा प्रताप सिंह के अलावा समस्त दरबारी और सामंतगढ़ ठाकुर जमींदार सभी उनका यथेष्ट सम्मान किया करते थे। वे विद्वता में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। वे श्री लक्ष्मी से शोभायमान सभी प्रकार की संपन्नता से पूर्ण थे। गौरव वर्ण तेज और ओर से युक्त सुंदर और हृदय आकर्षक कंठकाठी वाले व्यक्ति थे। इन्हीं सब बातों ने नूरी के हृदय में एक स्थायी स्थान बना लिया था। पंडित जी रात की महफिल के अलावा जब भी समय मिलता, जब उनका चित्त मलिन होता,
तब वे उस मलिनता को मिटाने के लिए नूरी के ही पास आते, नूरी के व्यक्तित्व को अंकलरते, कक्ष में उसके समीप बैठते और खूब बातें करते। उन्हें कविता और शायरी का भी शौक था, इसलिए बातों के सिलसिले में ही कभी कभी शेर या पूरी गज़ल कविता एकांत में सुना दिया करते थे। नूरी वह रात कभी नहीं भूली थी जब पंडित जी ने नूरी के द्वारा मुजरे गाए जाने के पहले नूरी और उसकी खाला से मुस्काते हुए कहा था, जब तक साजिंदे सुर ताल मिला रहे हैं तब तक इस खूबसूरत नाजनीन की खिदमत में रंगीन ख्यालों में डूबी हुई गज़ल के चंद शेर पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। महफिल में उपस्थित बेसब्र लोगों को पंडित जी के इस बेमौके की भैरवी अच्छी नहीं लगी। उनमें से कुछ तो बोल ही पड़े। कोई कह उठा, पंडित जी नूरी के हुस्न की स्याही से अब दिल के कागज़ पर स्याही भी करने लगे हैं। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन नूरी, जो समय समय पर पंडित जी के द्वारा कहे गए शेरों के अंदाज से बखूबी परिचित हो गई थी, बड़े ही शायराना अंदाज में पंडित जी से आग्रह किया, पंडित जी ज़रूर सुनाइए, महफिल की रौनक में चार चांद लग जाएंगे। नूरी की सहमत पर सारे आगंतुकों की जबान बंद हो गई। उनकी नज़रें फिर पंडित जी पर केंद्रित हो गईं। पंडित जी अपनी हकीकत पेश कर रहे थे। नूरी का कोकिल कंठ चमक उठा, हाँ पंडित जी, आगे शेर कहिए। अब की बार शेर पर नूरी के नेत्र पंडित जी के मुख पर जाकर स्थिर हो गए। अपनी प्रशंसा की पराकाष्ठा सुनकर बाड़ी जैसे अवरुद्ध हो गई। लेकिन महफिल के सारे लोग इस शेर पर झूम उठे और उनके मुख से निकल पड़ा, वाह पंडित जी, क्या बात है। हम सब लोगों के दिल में हकीकत ही बिल्कुल पेश करके रख दी है। पंडित जी की दृष्टि नूरी की दृष्टि से जा टकराई, मानो वह आगे कहने की इजाज़त मांग रहे हों। नूरी ने भी आंखें झुकाकर मानो पंडित जी को अपनी ओर से अनुमति दे दी। पंडित जी ने कहा, तो सुनिए। नजरें झुकी रहीं तो रही अंजुमन खामोश। नूरी इस शेर पर शर्माकर रह गई। उसके मुख पर लज्जा की रक्तिम आभा फैल गई। बड़ी बड़ी कजरारी नैनों वाली नूरी के नेत्र झुक गए। माथे पर शोभित शीर्ष फूल भी खुशी में माथे को छोड़कर झूम उठा। गुलाबी रसीले अधरों के बीच दंत पंक्ति चमक उठी और लोग चिल्ला उठे, वह पंडित जी क्या शेर है, गजब के ख्यालात हैं, हर शेर अपने में लाजवाब है। पंडित जी ने नूरी की तरफ हंसती हुई आंखों से देखा और कहा, बेगम साहिबा, कहने की इजाज़त है। नूरी की नज़रें उठी। पंडित जी ने रत्नारी नैन सीपियों में झांक कर देखा। वे शहर उठे। नूरी ने बड़ी ही शालीनतापूर्वक उत्तर दिया, कहिए। पंडित जी ने महफिल को संबोधित करते हुए कहा, जरा इस आखिरी शेर पर खास तौर से गौर फरमाएं। सामूहिक आवाज़ गूंज उठी। पंडित जी ने शेर पढ़ा। उसके नूर जिस्म की रौनक को क्या कहें। निकला ना आफताब, परिंदे चहक गए, ऐसी चली बयार कि गुलशन महक गए। पूरा कच्छ गूंज उठा, क्या बात है, वह क्या खूब कमाल है। पंडित जी क्या नई सोच है, क्या अंदाजे बयां हैं। नूरी की खाला, जो अभी तक शांत बैठी थी, अपनी नूरी की इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर बाग बाग हो उठी। उसके मुंह से भी निकला, वहाँ पंडित जी, वहाँ इस शेर ने तो बड़े बड़े शायरों को बहुत पीछे छोड़ दिया।